नमस्कार दोस्तों। जैसा कि पिछले वीडियो में हम सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के बारे में चर्चा कर रहे हैं और आज का वीडियो जो है सिंधु घाटी सभ्यता के उन महत्वपूर्ण तथ्यों पर आधारित है जो अक्सर वनडे एग्ज़ाम या वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, जैसे सिविल सर्विस की प्रीलिम्स या एसएससी, रेलवे, बैंकिंग इत्यादि परीक्षाओं में, जिनमें सिर्फ वन लाइनर क्वेश्चंस होते हैं जिनके 4 विकल्प मिलते हैं। तो आज का वीडियो उसी पर आधारित होगा। इस तरह के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के लिए मैं खासतौर से उन परीक्षार्थियों के लिए जिन्होंने तैयारी अभी शुरू की है, उन्हें सलाह देना चाहूँगा कि इस तरह के प्रश्नों की तैयारी करने के लिए आप जो है प्रश्नों को या तथ्यों को रटे ना, क्योंकि रटने पे समस्या क्या होती है कि प्रश्न हो सकता है तुरंत आपको याद हो जाए या तथ्य याद हो जाए, लेकिन कुछ समय बाद आप उन्हें भूल जाते हैं या फिर जो है बहुत समय बाद या खासतौर से परीक्षा के समय उनके लिए आप कंफ्यूज होते हैं। 2 विकल्पों में कंफ्यूज रहते हैं कि ये। तो सबसे अच्छा तरीका है, जैसा कि हमने अपने वीडियो में भी किया है, कि पहले हम विषय को विस्तार से समझें, जानें और उसके बाद उनके तथ्यों को याद करें, को रिलेट करें। खासतौर से इतिहास में ये बड़ी अच्छी व्यवस्था है कि चीज़ें क्रमबद्ध होती हैं और एक दूसरे से जुड़ी होती हैं, इसलिए उन्हें याद करना आसान है। जैसे कि हम सिंधु घाटी सभ्यता में नगर योजना वगैरह पढ़ेंगे तो अधिकांश नगरों की संरचनाएं एक सी हैं, नगरीय जीवन या शहरी संरचनाएं वहाँ एक सी मिली हैं। तो हमें सिर्फ याद रखना है उन तथ्यों को जो एक से नहीं है। तो आज हम इस वीडियो में यही चर्चा करेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता का एक रिवीजन भी होगा और तथ्यों को हम एक बार फिर से याद करेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता की शुरुआत करते हैं हम नामकरण से। जैसा कि हम जानते हैं किसी भी टॉपिक के लिए महत्वपूर्ण है नामकरण। तो सिंधु घाटी सभ्यता के अलग अलग नाम अलग अलग पुस्तकों में मिलते हैं, कई बार प्रश्न भी आते हैं। तो इसके जो अलग अलग नाम हैं, हम उन नामों की चर्चा करेंगे। जैसे सबसे प्रचलित नाम है सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता इसका नाम इसलिए पड़ा कि प्रारंभ में इसके जो भी स्थल हैं वो अधिकांशतः सिंधु नदी के तट पर मिले और पुरानी सभ्यताएं जो है नदियों के नाम से ही जानी जाती थीं, चाहे वो नील नदी की सभ्यता हो, चीन में हुआंगहो नदी की सभ्यता हो, चाहे मेसोपोटामिया में दजला फरात की सभ्यताएं हों। तो इस आधार पर इस सभ्यता का नामकरण भी सिंधु घाटी सभ्यता किया गया। लेकिन जब इस सभ्यता की खोज हुई थी 1921 में, तब भारत और पाकिस्तान एक ही था, इसलिए कोई बहुत समस्या नहीं थी। और आज़ादी के बाद पाकिस्तान में इस सभ्यता के स्थलों की खोज या खुदाई बहुत कम हो गई। बहुत कम काम हुआ, जितना कि भारत में हुआ उतना पाकिस्तान में नहीं हुआ। और कारण आप सभी को पता है कि आज पाकिस्तान की स्थिति भिखमंगे जैसी हो गई है, उनको खाने के लिए भोजन नहीं है, तो वो इस तरह की सभ्यताओं की खुदाई के लिए पैसा कहाँ से लाएंगे। उन्हें जो पैसा भी मिलता है उस पैसे का दुरुपयोग ही होता है, चाहे वो भारत के खिलाफ हो, चाहे आतंकवादियों की ट्रेनिंग में हो। तो इस तरह की खुदाइयों में और अन्य चीज़ों में उनका उतना रुझान नहीं है। और उसके बाद जो आज़ादी के बाद भारत की तरफ इसके स्थलों की खुदाई हुई तो फिर अन्य नदियों के किनारे मिले, घग्गर नदी के किनारे भी बहुत से मिले। तो इसलिए फिर अब समस्या आई कि सिंधु नदी से ज़्यादा तो घग्गर नदी, जिसे पूर्व में सरस्वती नदी भी कहा गया है, तो उसके नाम पर रखा जाए। तो जो हमारे हिंदूवादी इतिहासकार रहे, इन्होंने कहा इसको सरस्वती घाटी सभ्यता, क्योंकि लगभग 50-60 स्थल सिंधु के किनारे मिले और 250 के लगभग स्थल जो है घग्गर या सरस्वती नदी के किनारे मिले हैं। तो इसका नामकरण उन्होंने सरस्वती घाटी सभ्यता
अब दोनों में विवाद हो गया कि सिंधु घाटी सभ्यता होगी या सरस्वती घाटी सभ्यता। तो इसका निकाला गया कि जैसा कि पुरातत्व में एक परंपरा है कि सबसे पहले जिस स्थल की खोज हुई है या जिस स्थल पे खुदाई हुई उसके नाम पर ही नामकरण हो जाता है। तो जैसा कि आपको पता है कि 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी द्वारा जो है हड़प्पा नामक स्थान की खुदाई की गई थी। तो इस सभ्यता का पहला स्थल जो था हड़प्पा था, इसलिए इस सभ्यता का नामकरण किया गया हड़प्पा सभ्यता। तो पुरातत्व विज्ञान के हिसाब से वर्तमान में इसका सबसे सही नाम जो है हड़प्पा सभ्यता ही है और इसको सभी जगह स्वीकृति भी मिली है। इसके अलावा देखिए मेसोपोटामिया में इस सभ्यता का एक नाम मेलुहा मिला है। तो यह प्रश्न कई बार परीक्षाओं में आया है कि मेलुहा किस सभ्यता को कहा गया है। तो आप याद रखें कि इस सभ्यता का एक नाम मेलुहा भी है। इसके अलावा ये है प्राचीन भारतीय नगरीय सभ्यता भी रही है। आद्य ऐतिहासिक सभ्यता, जैसा कि मैंने बताया था कि जिस काल में लिपि को पढ़ा नहीं जा सका उसको आद्य ऐतिहासिक कहा जाता है। तो यह भारत की आद्य ऐतिहासिक सभ्यता भी रही है। दूसरी चीज़, अगर हम धातुओं के आधार पर सभ्यता का काल निर्धारण करें तो इस काल में इस सभ्यता में जो है कांस्य का प्रयोग हुआ, कांसे का प्रयोग हुआ, इसलिए इसको भारत की कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। इस तरह से हम देख सकते हैं कि इस सभ्यता के कितने नाम हुए। खोज से भी प्रश्न आता है। तो 1921 में हड़प्पा की खोज राय बहादुर दयाराम साहनी ने की। तो इस सभ्यता के दूसरे महत्वपूर्ण स्थान मोहनजोदाड़ो की खोज 1922 में राखालदास बनर्जी ने की। तो ये दो महत्वपूर्ण स्थान है। इसके अलावा अन्य स्थानों को हम जो है थोड़ा सा बाद में याद करेंगे। इसके आगे बढ़ते हैं। अगर हम क्षेत्रफल की बात करें तो इस सभ्यता का क्षेत्रफल अभी तक जो खुदाई हुई है उसके आधार पर 12,99,000 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल रहा है। लगभग 13 लाख, याद रखने के हिसाब से 13 लाख है, लेकिन एक्चुअल अगर देखा जाए तो 12,99,000 वर्ग किलोमीटर के विस्तृत क्षेत्र में यह सभ्यता फैली हुई थी। इस सभ्यता का आकार जो है दीर्घ त्रिभुजाकार आकार में यह सभ्यता फैली हुई है अभी तक जो स्थल मिले हैं। इसके अलावा यहाँ की निवासियों में आज भी मतभेद है, लेकिन जो अधिकांश कंकाल मिले हैं उन कंकालों के आधार पर द्रविड़ और भूमध्य सागरीय या जैसे इंग्लिश में मेडिटेरियन कहा गया है, इस प्रजाति के लोग यहाँ अधिकांश मिले हैं। और इस सभ्यता में 6 महानगर मिले हैं। 6 महानगरों में सबसे पहले हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, कालीबंगा, धौलावीरा, गढ़वारी कला और राखीगढ़ी। इसके अलावा इस सभ्यता में जो लिपि मिली है, लिपि भाव चित्रात्मक लिपि मिली है जिसे बूस्त्रोफेरन भी कहा गया है। यह लिपि जो है आज अगर हम समझना चाहें तो वर्तमान में चीन और जापान जैसे देशों में इस तरह की लिपि का प्रयोग होता है और इसको अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। और इसके विस्तार के बारे में अगर देखें तो सबसे उत्तरी इसका सिरा जो है मांदा कश्मीर में मिला है, दक्षिणी सिरा दायमाबाद महाराष्ट्र में मिला है, पूर्वी सिरा आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में मिला है और पश्चिमी सिरा जो है सुतकांगेडोर बलूचिस्तान में मिला है। तो ये इसके छोड़ रहे हैं, इनसे भी प्रश्न आते हैं, इसलिए ये याद रखना महत्वपूर्ण है। सभ्यता के जो स्थल मिले हैं वो किन नदियों किनारे स्थित हैं, इससे भी प्रश्न पूछा जाता है। और इसको याद रखने की एक आसान सी ट्रिक मैं आपको बताना चाहूँगा। हालांकि आप अपने तरीके से भी याद कर सकते हैं क्योंकि हर व्यक्ति का अपना तरीका होता है और कई बार ट्रिक की तुलना में वो आसानी से अपने तरीके से उसको याद रख सकते हैं। लेकिन अगर आपका अपना तरीका नहीं है तो आप इस ट्रिक से भी इन स्थानों को याद रख सकते हैं। ये ट्रिक है, लोभी मौसी का हरा कंघा रमा ने ले लिया। लोभी मौसी का हरा कंघा रमा ने ले लिया तो वो रोष मतलब क्रोध, तो रोष में आ गई और उसे बस से कुचल दिया। यहाँ पर महत्वपूर्ण शब्द है लोभी, मौसी, हरा, कंघा, रमा, रोष और बस। ठीक है, तो अब इसका हम देखें इससे किस शब्द से क्या होता है। लोभी, तो लो से लोथल और भो से भोगवा, भोगवा नदी है, लोथल भोगवा नदी किनारे बसा है। तो लोभी जो है लोथल और भोगवा का अर्थ हुआ इसका।
मौसी, मौसी इसमें मो से मोहनजोदड़ो और सी से सिंधु। तो हरा, हरा हा से हड़प्पा और रा से रावी, हड़प्पा रावी नदी किनारे बसा हुआ है। कंघा, कंघा में का से कालीबंगन और घा से घग्गर नदी, तो कालीबंगन जो है घग्गर नदी किनारे बसा हुआ है। रमा, रमा में रा से रंगपुर और ये माँ से मादर नदी के किनारे बसा हुआ है। तो रमा से रंगपुर मादर। और रोस, रो से रोपड़ और सा से सतलज, तो रोपड़ जो है सतलज नदी किनारे बसा हुआ है। और बस, बस से मतलब बा से बनमाली और यह सरस्वती नदी किनारे है, तो सा से सरस्वती। तो इस तरह से लोभी मौसी का हरा कंघा रमा ने ले लिया, तो वो रोस में आ गई और उसने बस्से को चल दिया। इस ट्रिक से जो है आप लोथल, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कालीबंगन, रंगपुर, रोपड़ और बनमाली नामक सैंधव स्थलों को उनकी नदियों के माध्यम से याद रख सकते हैं कि वो किस नदी किनारे बसे हुए हैं। इसके बाद हम देखें कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य पूछे जाते हैं कि वस्तुएं या साक्ष्य जो है किन किन स्थानों से मिले हैं, तो उसके बारे में भी हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले जो सबसे महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध स्थल है इसका मोहनजोदाड़ो। और मोहनजोदाड़ो के अर्थ के बारे में भी प्रश्न पूछा जाता है कि मोहनजोदाड़ो शब्द का अर्थ क्या होता है। तो मोहनजोदड़ो जो है सिंधी भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ है मुर्दों का टीला। ठीक है, तो भाषा भी याद रखें, सिंधी भाषा है और अर्थ है मुर्दों का टीला। तो मोहनजोदड़ो से क्या क्या मिला है? अन्नागार मिला है, बहुत बड़ा अन्न का वेयर हाउस या गोदाम कह सकते हैं। स्नानागार मिला है, इसकी चर्चा हमने पुराने वीडियो में की है। तो स्नानागार में जो है किसी स्नान पर्व पर जो है सामूहिक स्नान के लिए इसका प्रयोग होता था। पशुपति की मुहर मिली है, ये बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है। पशुपति की मुहर से अक्सर प्रश्न आते हैं और कई परीक्षाओं में आती हैं। इस पशुपति की मुहर में जैसा हमने बताया था कि पद्मासन में एक व्यक्ति बैठे हुए हैं, सिर पे मुकुट पहने हैं और मुकुट भी सींग वाला मुकुट पहने हैं, दोनों तरफ 2 सींग निकले हुए हैं। और इसके अलावा उनके चारों तरफ पशुओं का भी अंकन है और इन पशुओं से भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि कौन कौन से पशु हैं। तो उसमें हाथी, गेंडा, बाघ और भैंसा, ये इनके चारों तरफ हैं। और उनके नीचे हिरण बने हुए हैं, 2 हिरण हैं। दरअसल खुदाई के दौरान जो मुहर है एक तरफ से टूट गई, तो इसमें एक ही हिरण दिखाई देता है। तो इन पशुओं को भी आप याद रखें, हाथी, गेंडा, बाघ, भैंसा और हिरण। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि गेंडा याद रखें, क्योंकि आज भारत में गेंडा सिर्फ पूर्वोत्तर भारत में पाए जाते हैं, लेकिन उस समय सिंधु घाटी सभ्यता में भी गेंडे के साक्ष्य मिले हैं। तो कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है और लोग जो है विकल्पों में गेंडा देखकर कंफ्यूज होते हैं कि शायद पूर्वोत्तर में पाए जाने वाले गेंडा जो है आज के पाकिस्तान या पश्चिमी भारत में कहाँ से पाए जा रहे हैं, क्योंकि वर्तमान में इस क्षेत्र में गेंडा नहीं पाया जाता है। तो गेंडा भी विशेष रूप से ध्यान रखें। इसके बाद हम अगली नाम जो है हड़प्पा का अगर देखें, तो हड़प्पा में एक कब्रिस्तान मिला है जिसमें मानव कब्रें मिली हैं। एक श्रृंगी पशु वाले मोहरे बहुत मिली हैं। एक श्रृंगी मतलब सींग। आपको बता दें कि वर्तमान में भारत में भी एक सींग वाला गेड़ा भी पाया जाता है, पर एक अजीब तरह के जो पशु एक सींग वाला जो है वहाँ पर मिला है, उनकी मोहरें बहुत ज़्यादा मिली हैं हड़प्पा से। तो एक श्रृंगी पशु जो है हड़प्पा से, एक श्रृंगी पशु की बहुत ज़्यादा मोहरें मिली हैं। फिर इसके बाद जो है बलि प्रथा की भी एक मोहर मिली है। खरगोश को दबाए हुए कुत्ते की एक मूर्ति मिली है, जिस मूर्ति में कुत्ता अपने मुंह में खरगोश को दबाया हुआ है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग मूर्ति है। जो उस समय के मतलब सोचिए कि कितने विकसित लोग थे जो मानवों को तो चित्रित कर ही रहे थे, पशुओं और उनकी क्रियाओं को भी चित्रित कर रहे हैं। 6 लड़ियों वाला सोने का हार मिला है। रोपड़ से मानव कब्र में कुत्ता मिला है। कालीबंगा में जो है जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। और ये 2 तरह की जुताई इसमें मिली, हल रेखाएं जो है 2 प्रकार की मिली, चौड़ी और सकरी जो है। तो ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर एक साथ 2 फसलों की खेती की जाती थी। जो सकरी हल रेखाएं मिली हैं उसमें चना जैसी छोटे कद वाले पौधों की खेती की जाती थी। यहाँ एक चीज़ बताना, चना का झाड़ आपने देखा होगा, चना का पौधा बहुत छोटा होता, झाड़ नहीं होता। तो और उसके साथ साथ जो लंबे पौधे रहे होंगे, सरसों जैसे
लंबे पौधे, उनके दोनों एक साथ एक ही खेत में बोए जाते थे। तो ये कालीबंगा से इसका जुते हुए खेत का साक्ष्य मिला है, चूल्हे का साक्ष्य मिला है जिसमें जले हुए अनाज भी मिले हैं। तो ये कालीबंगा से मिले। रंगपुर में धान की भूसी मिली है। दैमाबाद जो सबसे दक्षिणी सिरा है महाराष्ट्र में, वहाँ से रथ मिला है। तो देखिए रथ बड़ा महत्वपूर्ण है। और फिर इसके बाद लोथल में गादी या बंदरगाह के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार किया जाता था और बड़ी बड़ी नावों के सहारे। मनका बनाने का कारखाना लोथल और चनूदड़ो दोनों जगह से मिला है। अच्छा, लोथल से एक और इंटरेस्टिंग चीज़ मिली है, एक मोहर मिली है जिसमें लालची लोमड़ी को दर्शाया गया है। आपने बचपन में स्कूल में कहानी पढ़ी हुई होगी कि एक लालची लोमड़ी थी और वो एक कौवे को देखती है, कहीं से कौवा रोटी लेकर आता है और लोमड़ी जो है उसके लालच में कौवे के पास पहुंचती है और बोलती है कि कौवा भैया आप बहुत अच्छा गाना गाते हैं, अपना एक गाना तो सुनाए। और कौवा भी जो है तारीफ सुनकर फूला नहीं समाया और गाने के लिए जैसे उसने मुंह खोला और उसकी रोटी गिर जाती है, लोमड़ी रोटी दबा के रफू चक्कर हो जाती है। तो सोचिए ये कहानी आज की नहीं, सिंधु घाटी सभ्यता की है और तब से अब तक ये कहानी आज भी बच्चे इसको पढ़ते सुनते देखते हैं। तो इस तरह से ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षाओं। तो इस वीडियो के साथ हमारा सिंधु घाटी सभ्यता वाला चैप्टर लगभग पूरा हो गया। बहुत सी चीज़ें हमने कवर कर ली हैं, कुछ चीज़ें छोटी भी होंगी तो आप उन्हें जो है अपनी पढ़ाई के दौरान देख सकते हैं। और यहाँ हमने विस्तार से और तथ्यात्मक दोनों तरीके से सिंधु घाटी सभ्यता को देखा है। अगले वीडियो में हम वैदिक सभ्यता के बारे में जानकारी पढ़ेंगे और वैदिक सभ्यता से भी बहुत अधिक प्रश्न पूछे जाते हैं। और इस सभ्यता को तो हमें हर हिंदू और सनातनी व्यक्ति को भी पढ़ना चाहिए क्योंकि हमारे वेदों में क्या लिखा है हमें पता होना चाहिए। तो तब तक के लिए नमस्कार और आपके सुझाव और प्रश्नों का स्वागत है। कमेंट में आप इनको लिख सकते हैं। कोशिश करेंगे कि अगले वीडियो में हम उनका समाधान करने की कोशिश करें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।